फिल्म की शुरुआत एक बेहद रहस्यमयी और तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां कुछ लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं। एक आदमी आईने के सामने खड़ा होकर गहरी सांसें लेता है और खुद को दिलासा देता है कि वह इस मौके का हकदार है। वह खुद को अपनी काबिलियत याद दिलाता है। यह नौकरी उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए वह अपना चेहरा धोता है और खुद को अंतिम चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार करता है। वह खुद से बार बार कहता है कि वह सब कुछ कर सकता है और किसी भी कीमत पर उसे यह परीक्षा पास करनी है। उसका तनाव साफ देखा जा सकता है। इसके बाद हम 8 अलग-अलग उम्मीदवारों को देखते हैं जो एक अनजान कंपनी में बहुत ही ऊंचे पद की नौकरी पाने के लिए एक बड़े से कमरे में दाखिल होते हैं। कमरे का माहौल एकदम शांत है और वहां 8 डेस्क रखे हुए हैं जिन पर कुछ कागज और पेंसिल पहले से ही मौजूद है। सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। हर कोई डरा हुआ और चौकन्ना है, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि यह कोई साधारण परीक्षा नहीं होने वाली है। वे बस निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। तभी कमरे में एक आदमी आता है जिसे निरीक्षक कहा जाता है। वह बहुत ही सख्त और रहस्यमयी अंदाज में कमरे के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। निरीक्षक सभी 8 उम्मीदवारों को चेतावनी देता है कि वे उसकी हर बात को ध्यान से सुने, क्योंकि वह अपनी बात को दोबारा बिल्कुल नहीं दोहराएगा। वह बताता है कि यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल था और कई काबिल लोग इस चयन प्रक्रिया में फेल हो चुके हैं, लेकिन इन 8 लोगों ने अपनी जगह बना ली है। निरीक्षक कहता है कि अब उनके सामने सिर्फ एक आखिरी परीक्षा है जो तय करेगी कि कौन इस कमरे से नौकरी का अनुबंध लेकर बाहर जाएगा और कौन खाली हाथ। वह 3 बहुत ही सख्त नियम बताता है। पहला नियम यह है कि कोई भी उम्मीदवार निरीक्षक या दरवाजे पर खड़े गार्ड से बिल्कुल बात नहीं करेगा। दूसरा नियम ये है कि कोई भी अपने कागज को जानबूझकर या गलती से भी खराब नहीं करेगा। और तीसरा नियम ये है कि कोई भी किसी भी कारण से कमरा छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। निरीक्षक बताता है कि उनके पास इस परीक्षा को पूरा करने के लिए सिर्फ 80 मिनट का समय है और इसके बाद वह परीक्षा शुरू करने का आदेश देकर वहां से चला जाता है। जैसे ही समय शुरू होता है, सभी उम्मीदवार अपने सामने रखे कागज को पलटते हैं, लेकिन वे यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि कागज पूरी तरह से खाली है। कागज पर कोई भी सवाल नहीं लिखा है, जिसे देखकर सभी के चेहरों पर उलझन छा जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि खाली कागज पर आखिर क्या जवाब लिखना है। इस उलझन में एक एशियाई महिला घबरा जाती है और वह बिना सोचे समझे अपने खाली कागज पर कुछ लिखना शुरू कर देती है। नियम के अनुसार उसने अपना कागज खराब कर दिया है, इसलिए गार्ड तुरंत आता है और उसे परीक्षा से बाहर निकालकर कमरे से बाहर खींच ले जाता है। महिला रोती है और एक मौका और मांगती है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती। बाकी 7 उम्मीदवार इस घटना को देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। तभी एक सफेद बालों वाला उम्मीदवार ध्यान देता है कि निरीक्षक ने केवल उससे और गार्ड से बात करने से मना किया था। उसने उम्मीदवारों को आपस में बात करने से मना नहीं किया था। वह बाकी लोगों को समझाता है कि वे एक दूसरे से बेझिझक बात कर सकते हैं। यह सुनकर सभी को थोड़ी राहत मिलती है और वे इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। वे आपस में चर्चा करते हैं कि उन्हें जवाब खोजने से पहले असली सवाल का पता लगाना होगा, जो कहीं न कहीं इस कमरे में ही छिपा है। कुछ लोग एक दूसरे की मदद करने के खिलाफ होते हैं, क्योंकि यह एक प्रतियोगिता है, लेकिन अंत में वे मान जाते हैं कि सवाल ढूंढने तक उन्हें एक टीम की तरह काम करना होगा। अपनी असली पहचान छिपाने के लिए वे तय करते हैं कि वे एक दूसरे को उनके असली नामों से नहीं, बल्कि उनके रंग रूप और कपड़ों के आधार पर बुलाएंगे। सफेद बालों वाला आदमी खुद को व्हाइट बुलाता है और एक काले व्यक्ति को ब्लैक और एक भूरे रंग के व्यक्ति को ब्राउन का नाम देता है। इसी तरह वह बाकी लोगों को ब्लॉन्ड, ब्रूनेट, डार्क और एक शांत बैठे व्यक्ति को डेफ का नाम देता है। यह नामकरण कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। डार्क नाम का व्यक्ति इन अजीब और भेदभावपूर्ण नामों का विरोध करता है, लेकिन व्हाइट उसे नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि उन्हें असली मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। अब वे सोचने लगते हैं कि और कौन-कौन से नियम हैं जिन्हें तोड़ा जा सकता है। ब्राउन अपनी जगह से खड़ा होकर देखता है कि क्या खड़ा होना मना है। जब गार्ड कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, तो उन्हें समझ आ जाता है कि वे कमरे के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, बस उन्हें कमरे से बाहर नहीं जाना है। ब्राउन सुझाव देता है कि शायद सवाल उनके कागजों पर ही लिखा है, लेकिन वह किसी अदृश्य स्याही या वाटरमार्क से लिखा गया है, जिसे देखने के लिए खास रोशनी की जरूरत है। ब्रूनेट कहती है कि उन्हें उस अदृश्य स्याही को देखने के लिए कमरे की लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए।
सभी इस विचार से सहमत होकर लाइट की तरफ देखने लगते हैं। ब्लॉन्ड सुझाव देती है कि शायद वे पेंसिल से कागज को रगड़कर सवाल को उभार सकते हैं, लेकिन वाइट उसे चेतावनी देता है कि ऐसा करने से कागज खराब हो जाएगा और वह बाहर हो जाएगी। वे छत पर लगी बड़ी हेलोजन लाइटों को देखते हैं और सोचते हैं कि शायद उनके अंदर कोई राज छिपा है। वे तय करते हैं कि वे कागजों को उन लाइटों के नीचे रखकर देखेंगे। वाइट एक उम्मीदवार का कागज लेता है और उसे रोशनी के करीब ले जाता है ताकि वह देख सके कि कागज के आर पार कुछ लिखा है या नहीं। वह डेफ नाम की शांत व्यक्ति से भी उसका कागज लेता है और उसका मजाक उड़ाता है, क्योंकि वह आदमी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है। रोशनी में कागज को देखने के बावजूद उन्हें उस पर कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं देता। यह तरकीब पूरी तरह से नाकाम हो जाती है और उनकी निराशा बढ़ने लगती है। डार्क कहता है कि रोशनी के कई अलग अलग रूप होते हैं, जैसे पराबैंगनी या अवरत किरणें जिन्हें हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। शायद सवाल देखने के लिए वैसी ही रोशनी चाहिए। वे पूरे कमरे में लाइट का स्विच ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें दीवार पर कोई स्विच नहीं मिलता। उन्हें समझ आता है कि कमरे की लाइटें बाहर से नियंत्रित की जा रही है। ब्राउन देखता है कि कमरे में आपातकालीन लाइटें भी लगी हुई है। वह सुझाव देता है कि अगर वे कमरे में कोई आपातकालीन स्थिति पैदा कर दे तो शायद मुख्य लाइटें बंद हो जाएंगी और नीली लाइटें जल जाएंगी। वे वोट करते हैं और फैसला लेते हैं कि वे लाइट के कवर को तोड़ देंगे। जैसे ही वे कांच तोड़ते हैं, मुख्य लाइटें बंद हो जाती हैं और कमरे में नीली रोशनी छा जाती है। वाइट इस नीली रोशनी को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि यह बिल्कुल वैसी ही रोशनी है जिसका इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड कंपनियां अदृश्य सुरक्षा चिन्हों को देखने के लिए करती हैं। सभी उम्मीदवार जल्दी जल्दी अपने कागजों को इस नीली रोशनी के नीचे ले जाते हैं और बड़ी उम्मीद से देखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कागजों पर अभी भी कुछ नहीं लिखा होता। नीली रोशनी का विचार फेल होने के बाद वे ध्यान देते हैं कि कमरे में कुछ अवरक्त लाइटें भी हैं, जिनका इस्तेमाल इतिहासकार पुरानी कलाकृतियों के नीचे छिपी परतों को देखने के लिए करते हैं। वे एक बार फिर उम्मीद के साथ अपने कागजों को उन अवरक्त लाइटों के सामने ले जाते हैं और बहुत ही बारीकी से कागजों को जांचना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार भी उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। अवरक्त रोशनी में भी उन कागजों पर एक भी शब्द या निशान दिखाई नहीं देता, जिससे सब बुरी तरह चला जाते हैं। समय तेजी से बीत रहा है और उनके पास अब तक कोई सुराग नहीं है। वाइट बाकी लोगों पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि उन्हें कोई और बेहतर तरीका खोजना होगा। वाइट का धैर्य टूट जाता है और वह अचानक ब्रूनेट का कागज छीन लेता है। वह कहता है कि कागज अब सिर्फ एक प्रयोग की वस्तु बन चुका है और वह इस पर अपना विचार आजमाएगा। वाइट नियम का एक छोटा सा छेद खोज निकालता है कि उम्मीदवार केवल अपना कागज खराब नहीं कर सकते, लेकिन किसी दूसरे का कागज खराब करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। वह ब्रूनेट के कागज को जानबूझकर मोड़ देता है और खराब कर देता है। ऐसा करते ही गार्ड आता है और बेचारी ब्रूनेट को अयोग्य घोषित करके कमरे से बाहर निकाल देता है। ब्रूनेट के जाने के बाद बाकी 6 लोग और भी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। तभी डार्क को एक नया विचार आता है कि शायद कागज पर तरल पदार्थ डालने से सवाल उभर कर सामने आ जाए। ब्राउन इस विचार को बहुत गंभीरता से लेता है और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपने कागज को गीला करने के लिए उस पर पेशाब कर देता है। यह हरकत देखकर बाकी लोग घिन से भर जाते हैं। जब ब्राउन उस गीले कागज को रोशनी में देखता है तो उसे केवल पीला दाग नजर आता है और कोई सवाल नहीं मिलता। यह योजना भी बेकार हो जाती है। तभी वह शांत बैठा आदमी, जिसे उन्होंने डेफ नाम दिया था, अचानक पहली बार बोल पड़ता है। वह फ्रांसीसी भाषा में कुछ बुदबुदाता है और शीशे की तरफ इशारा करता है। वह फ्रांसीसी भाषा में कहता है कि क्या आप इसे देख सकते हैं, और फिर वह समझाता है कि आपको खुद को स्पष्ट रूप से देखना होगा। वह एक दार्शनिक की तरह बात कर रहा है। वाइट उसकी इन अजीब और पहेली जैसी बातों को सुनकर बुरी तरह चिढ़ जाता है। वह उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसकी दार्शनिक बातों का मजाक उड़ाता है। ब्राउन बाकी उम्मीदवारों को बताता है कि यह कोई आम परीक्षा नहीं है और उन सभी को बहुत सोच समझकर चुना गया है। वह कहता है कि उनके अलग अलग कौशल और पृष्ठभूमि एक सोची समझी योजना का हिस्सा है। ब्राउन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए समझाता है कि बोर्ड के सदस्य उन पर दांव लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है और अब वे केवल मनोरंजन के लिए जोखिम उठाते हैं। उसका मानना है कि यह सब एक खेल है जिसे कंपनी के बड़े अधिकारी छुप कर देख रहे हैं। डार्क ब्राउन की बातों पर शक करती है, लेकिन ब्राउन उसे याद दिलाता है कि वह एक मनोवैज्ञानिक है और उसे इंसानी फितरत अच्छी तरह समझनी चाहिए। डार्क कहती है कि वे सभी यहाँ मोहरों की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं।
व्हाइट बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि उन पर नजर रखने वाला कोई और नहीं बल्कि कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी खुद है। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बताता है कि कंपनी का मालिक हर छोटी चीज पर खुद नजर रखता है। बाकी लोग हैरान रह जाते हैं कि व्हाइट को कंपनी के मालिक के बारे में यह सब कैसे पता है। बातों ही बातों में यह बड़ा खुलासा होता है कि कुछ उम्मीदवारों ने खुद नौकरी के लिए अर्जी दी थी, जबकि कुछ को कंपनी ने खास तौर पर बुलाया था। वे सभी इस बात पर बहस करने लगते हैं कि उन्हें इस नौकरी के बारे में क्या-क्या जानकारी दी गई थी। कुछ लोगों को केवल कंपनी का नाम और रुतबा पता था, जबकि कुछ लोग इस रहस्यमयी कंपनी की गहराई तक जानकारी रखते हैं। ब्लैक बताता है कि उसे केवल इतना पता है कि यह कंपनी दुनिया की सबसे बेहतरीन नौकरियां देती है। वह कहता है कि इस कंपनी में एक छोटी सी नौकरी भी बाहर की किसी बड़ी नौकरी से लाख गुना बेहतर है। वाइट सबको याद दिलाता है कि कुछ समय पहले दुनिया में एक भयानक बीमारी फैली थी, जिससे जवान लोग मरने लगे थे। वह बताता है कि एक वैज्ञानिक ने उस बीमारी को रोकने की दवा बनाई और वही इस कंपनी का मालिक बन गया। वाइट समझाता है कि वह कंपनी आज दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों में से एक है और उसका रुतबा किसी देश से कम नहीं है। डार्क याद दिलाती है कि उनके पास अपना भविष्य तय करने के लिए अब बहुत कम समय बचा है। वे सभी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कंपनी ने शायद उस भयानक बीमारी का पूरी तरह से इलाज खोज लिया है। उन्हें लगता है कि इसी नई दवा को दुनिया भर में बेचने के लिए कंपनी इतने सारे नए लोगों को काम पर रख रही है। व्हाइट और ब्राउन को शक होने लगता है कि उनमें से कोई उस खतरनाक बीमारी से पीड़ित है और उसे मदद की जरूरत है। वे डार्क पर सवालों की झड़ी लगा देते हैं, जिससे डार्क घबरा जाती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है। डार्क आखिरकार मान लेती है कि उसके जीवन साथी को यह बीमारी है और वह दवा का खर्च नहीं उठा सकती। वह बताती है कि इस कंपनी में नौकरी मिलने से उसे वह महंगी दवा बहुत सस्ते में मिल सकेगी। ब्लैक और व्हाइट डार्क की मजबूरी का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसने अपनी सच्चाई बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। डार्क अपनी सफाई में कहती है कि उसकी ये मजबूरी उसे कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बनाती है। डार्क कहती है कि अपने साथी को बचाने के लिए वो इस कंपनी के प्रति हमेशा वफादार रहेगी और कंपनी का मालिक यह बात समझेगा। इसी बीच व्हाइट अचानक अपनी जगह से उठता है और कमरे में लगे कांच के पीछे कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। व्हाइट हार ना मानते हुए खाली कागज को ध्यान से देखता है और कमरे में लगे उपकरणों की जांच करने लगता है। उसे अचानक एहसास होता है कि कमरे की लाल रोशनी और वहां मौजूद पानी के पाइप किसी खास मकसद से लगाए गए हैं। व्हाइट खुशी से चिल्लाता है और सबको बताता है कि वे लाल बत्तियां दरअसल सेफ लाइट है और वे लोग एक बहुत बड़े डार्क रूम में बैठे हैं। वह समझ जाता है कि उनके सामने रखा खाली कागज एक फोटोग्राफिक पेपर है जिसे पढ़ने के लिए केवल केमिकल की जरूरत है। ब्राउन और व्हाइट तय करते हैं कि वे कमरे की छत पर लगे पाइप से केमिकल गिराएंगे ताकि कागज पर लिखा सवाल उभर कर सामने आ जाए। वे सभी अपनी आंखों और चेहरे को बचाने की तैयारी करते हैं ताकि उस केमिकल से उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। ब्लैक अचानक उस बहरे उम्मीदवार की मदद करने का नाटक करता है और उसे अपनी जगह पर सुरक्षित रहने का इशारा करता है। इसके बाद सभी लोग अपनी मेज के पास खड़े होकर केमिकल के नीचे गिरने का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही केमिकल नीचे गिरता है, ब्लैक एक बहुत बड़ी चाल चलता है और चुपके से व्हाइट का कागज चुरा लेता है। वह एक कोने में खड़ा होकर देखता है कि व्हाइट अपने कागज को ढूंढने के लिए परेशान हो रहा है। व्हाइट को अपना कागज नहीं मिलता और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि किसी ने उसका कागज चुरा लिया है। तभी ब्लैक जोर से बोलकर कमरे की सामान्य सफेद बत्ती चालू कर देता है, जिससे व्हाइट का कागज हमेशा के लिए खराब हो जाता है। व्हाइट ये देखकर गुस्से से पागल हो जाता है और ब्लैक को गालियां देने लगता है। ब्राउन समझ जाता है कि कमरे की बत्तियां आवाज से चलती हैं और वह सबको चेतावनी देता है कि अब से उन्हें बहुत सोच समझकर बोलना होगा। अपना कागज खराब होने के बाद वाइट बुरी तरह बौखला जाता है और अपना गुस्सा निकालने के लिए उस सीधे साधे बहरे उम्मीदवार को परेशान करने लगता है। वह उस उम्मीदवार को उकसाता है ताकि वह भी कोई गलती करे और इस परीक्षा से बाहर हो जाए। वाइट लगातार उस बहरे उम्मीदवार पर दबाव डालता है और उसे उसका ही कागज फाड़ने के लिए मजबूर करता है। ब्लैक और डार्क वाइट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाइट किसी की नहीं सुनता और अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वाइट की बातों में आकर वह बहरा उम्मीदवार अपना ही कागज फाड़ देता है और नियम तोड़ने की वजह से उसे तुरंत कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह एक और इंसान इस जानलेवा खेल से बाहर हो जाता है। अब कमरे में केवल 5 लोग बचते हैं और वाइट अपनी इस घटिया हरकत पर गर्व महसूस करते हुए हंसता है। वह ब्लैक से कहता है कि उसने उसकी मदद ही की है क्योंकि अब उनके जीतने के मौके बढ़ गए हैं।
डार्क वाइट को एक घमंडी और स्वार्थी इंसान बताती है और उसे उसकी बीमारी के बारे में समझाती है। लेकिन वाइट अहंकार में दावा करता है कि उसे पता चल गया है कि असली सवाल क्या है, पर वह किसी को नहीं बताएगा। वाइट की धमकियों और उसके घमंड को देखकर ब्लैक और ब्राउन का गुस्सा फूट पड़ता है और वे अचानक उस पर हमला कर देते हैं। वे दोनों वाइट को जमीन पर गिरा देते हैं और उसे काबू में करने की पूरी कोशिश करते हैं। ब्लैक और ब्राउन मिलकर वाइट को एक कुर्सी से कसकर बांध देते हैं ताकि वह किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। ब्राउन कहता है कि वाइट ने निष्पक्षता का अधिकार खो दिया है और अब उसे इस खेल से बाहर रखना ही सही है। डार्क सुझाव देती है कि वे वाइट को दरवाजे के बाहर फेंक सकते हैं ताकि वह पूरी तरह से अयोग्य हो जाए। बाकी लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या वाइट को कमरे से बाहर निकालना सही होगा या यह उनके लिए भी खतरा बन सकता है। वे वाइट को बाहर निकालने के लिए वोट करते हैं, लेकिन उनकी राय बंट जाती है और फैसला नहीं हो पाता। ब्राउन ब्लैक को याद दिलाता है कि किसी और को कमरे से बाहर निकालने का मतलब खुद को भी खतरे में डालना हो सकता है। वाइट ब्लैक से विनती करता है कि वह उसे असली सवाल बता दे, लेकिन तभी वाइट की हालत अचानक बिगड़ने लगती है। वह अजीब सी आवाजें निकालने लगता है, जोर जोर से हांफता है और उसे तुरंत अपनी दवा की जरूरत महसूस होती है। वाइट तड़पते हुए उनसे अपनी दवा मांगता है और बताता है कि उसे हर घंटे एक गोली खानी पड़ती है। ब्लैक और डार्क तुरंत समझ जाते हैं कि वाइट खुद उसी जानलेवा बीमारी का शिकार है जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। वाइट अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन ब्लैक और ब्राउन उसे दवा देने से साफ मना कर देते हैं। वे उसकी हालत का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि अगर वह सच बोल रहा है तो उसे तड़पने देना ही सही इंसाफ है। वाइट को भयानक दौरे पड़ने लगते हैं, उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और वह बेहोश होकर अपनी कुर्सी पर लटक जाता है। बाकी लोग चुपचाप खड़े होकर उसे दर्द से तड़पते हुए देखते रहते हैं और उसकी कोई मदद नहीं करते। वाइट के बेहोश होने के बाद ब्राउन को लगता है कि वाइट कंपनी का ही भेजा हुआ कोई मोहरा था जो उन्हें भड़काने आया था। लेकिन फिर ब्राउन का शक डार्क पर जाता है और वह सोचने लगता है कि शायद डार्क ही वह जासूस है जो उन पर नजर रख रही है। ब्राउन डार्क पर इल्जाम लगाता है कि वह एक मनोवैज्ञानिक होने का नाटक कर रही है और असल में मानव संसाधन विभाग की जासूस है। डार्क बार बार कहती है कि वह बेकसूर है, लेकिन ब्राउन उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। गुस्से में आकर ब्राउन अचानक डार्क पर हमला कर देता है और उसे कांच की दीवार की तरफ जोर से धकेल देता है। डार्क ब्राउन से विनती करती है कि वे एक दूसरे पर भरोसा रखें, लेकिन ब्राउन उसे डराते हुए सच उगलवाने की कोशिश करता है। परीक्षा कक्ष का माहौल अब पूरी तरह से तनावपूर्ण हो चुका है। ब्राउन को लगता है कि डार्क सब कुछ जानती है। वह डार्क को डराते हुए कहता है कि अगर वह सच उगल लेगी तो वह उसे छोड़ देगा। डार्क रोते हुए उन्हें समझाती है कि मानव संसाधन विभाग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी से कोई संपर्क नहीं है। वह कसम खाती है कि वह बाकी सब की तरह ही नौकरी पाने यहाँ आई है, लेकिन ब्राउन विश्वास नहीं करता। ब्राउन एक साधारण कागज को मोड़कर एक खतरनाक हथियार बना लेता है। वह डार्क के पास जाता है और बिना किसी रहम के कागज की धार से उसकी जांग पर एक गहरा चीरा लगा देता है, जिससे डार्क चीख उठती है। डार्क की चीखें सुनकर ब्लैक ब्राउन को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि इस तरह की हिंसा बिल्कुल गलत है, लेकिन ब्राउन लगातार डार्क पर दबाव डालता है और उससे असली सवाल के बारे में पूछता है। डार्क दर्द से तड़पते हुए कसम खाती है कि वह सच में कुछ नहीं जानती। ब्लैक बीच बचाव करता है और ब्राउन को पीछे धकेलते हुए चेतावनी देता है कि वे एक महिला के साथ ऐसा अमानवीय बर्ताव नहीं कर सकते। ब्राउन बेशर्मी से कहता है कि दर्द ही सच बाहर ला सकता है, लेकिन डार्क की दयनीय हालत देखकर अंततः वह मान लेता है कि वह सच बोल रही है। हार मानकर वह पीछे हट जाता है और कमरे में खामोशी छा जाती है। सभी उम्मीदवार अब पूरी तरह से टूट चुके हैं और समय तेजी से बीत रहा है। डार्क सदमे में है और अन्य लोग उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि परीक्षा के सवाल का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। तभी अचानक वाइट की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। ब्राउन को लगता है कि वाइट नाटक कर रहा है, लेकिन ब्लैक तुरंत समझ जाता है कि वाइट एक भयानक बीमारी का शिकार है। ब्लैक सभी को बताता है कि इसी भयानक वायरस की वजह से उसकी अपनी पत्नी की मौत हुई थी और वह खुद भी इसका वाहक है। वाइट की हालत देखकर पूरे कमरे में दहशत और डर का माहौल बन जाता है। वाइट को बचाने के लिए तुरंत उसकी दवा की जरूरत है, लेकिन उसकी डिब्बी में से दवा गायब मिलती है।
अविश्वास के इस माहौल में सभी तय करते हैं कि वे एक दूसरे की अच्छी तरह से तलाशी लेंगे ताकि दवा मिल सके। तलाशी के बाद भी जब दवा नहीं मिलती तो ब्राउन बड़ी ही चालाकी से अपनी जेब से वह जीवनदायी गोली निकालता है। सभी हैरान रह जाते हैं कि ब्राउन ने इतना घिनौना काम किया है और उसे किसी की जान की परवाह नहीं है। ब्लैक ब्राउन से विनती करता है कि वह गोली व्हाइट को दे दे, वरना उसकी जान चली जाएगी। लेकिन ब्राउन अपनी जिद पर अड़ा है कि वह दवा तभी देगा जब कोई उसे इस पहेली का असली सवाल बता देगा। ब्लैक गुस्से में ब्राउन को हत्यारा कहता है और उससे दवा छीनने की कोशिश करता है, लेकिन ब्राउन उसे धकेल देता है। इसी बीच मौका देखकर ब्लॉन्ड बड़ी ही चतुराई से ब्राउन के हाथ से वह दवा निकाल लेती है। ब्लॉन्ड तेजी से वह दवा व्हाइट के मुंह में डाल देती है, लेकिन दवा खाते ही व्हाइट के मुंह से खून निकलने लगता है। यह खौफनाक मंजर देखकर डार्क बुरी तरह से चीख पड़ती है और उसे लगता है कि व्हाइट मर चुका है। डार्क रोते हुए कहती है कि यह सब एक मामूली नौकरी के लिए पागलपन की सारी हदें पार कर रहा है। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है और सभी लोग बिना पलक झपकाए व्हाइट को देखने लगते हैं। चमत्कारिक रूप से व्हाइट एक गहरी सांस लेता है और उसकी आंखें खुल जाती है। दवा ने उसकी जान बचा ली है। उसे होश में आता देखकर हर किसी के चेहरे पर राहत की एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। समय लगभग खत्म होने वाला है और ब्राउन अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। वह व्हाइट की बंदूक उठा लेता है और सभी पर तानकर चिल्लाता है कि उसे हर हाल में इस परीक्षा का सवाल चाहिए। ब्राउन ब्लॉन्ड को डराते हुए कहता है कि उसे पता है कि वह सच छिपा रही है और उसे सब कुछ बताना ही होगा। वह पागलों की तरह धमकी देता है कि अगर उसे जवाब नहीं मिला तो वह सबको गोली मार देगा। ब्राउन एक अजीब नतीजे पर पहुंचता है। वह कहता है कि इस कमरे में कोई सवाल है ही नहीं। वह कहता है कि इस परीक्षा का असली जवाब वे खुद हैं और सिर्फ एक ही उम्मीदवार यहां से जिंदा बाहर जा सकता है। ब्राउन बंदूक का निशाना ब्लैक की तरफ कर देता है। उसका इरादा बाकी सभी को रास्ते से हटाने का है। ब्लैक उसे शांत करने का प्रयास करते हुए समझाता है कि खून खराबे से किसी को भी यह नौकरी नहीं मिलेगी। ब्लैक कहता है कि कंपनी इतनी बेवकूफ नहीं है जो हत्याओं को बढ़ावा देगी। वे मिलकर समाधान निकाल सकते हैं। वह ब्राउन को समझाता है कि धैर्य और समझदारी से ही वे सभी इस परीक्षा को पार कर सकते हैं। लेकिन ब्राउन के सिर पर खून सवार है। वह ब्लैक की किसी भी बात को सुनने से इनकार कर देता है। ब्लैक धीरे धीरे ब्राउन की तरफ कदम बढ़ाता है, भले ही ब्राउन उसे जान से मारने की धमकियां दे रहा हो। ब्लैक और ब्राउन आपस में भिड़ जाते हैं और उनके बीच बंदूक के लिए जोरदार खींचातानी शुरू हो जाती है। अचानक बंदूक जमीन पर गिर जाती है और ब्लैक बड़ी ही फुर्ती के साथ उसे अपने कब्जे में ले लेता है। बंदूक हाथ में आते ही ब्लैक का गुस्सा भड़क उठता है और वह ब्राउन के सिर पर बंदूक तान देता है। ब्राउन उसे भड़काते हुए कहता है कि ब्लैक भी उसी के जैसा एक हत्यारा है जो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्लैक गुस्से में अंधा होकर गोली चला देता है, लेकिन बंदूक से कोई गोली नहीं निकलती। यह गार्ड की खास बंदूक है जो सिर्फ गार्ड के फिंगरप्रिंट से ही चल सकती है और ब्लैक अपनी गलती पर पछताता है। गार्ड इशारा करता है कि नियम टूट चुका है और ब्लैक को मजबूरन कमरे से बाहर जाना पड़ता है। अब ब्राउन फिर से हावी हो जाता है और बचे हुए उम्मीदवारों से कहता है कि वे भी शांति से बाहर चले जाएं। ब्राउन डार्क और ब्लॉन्ड से कहता है कि वे अपने कागज फाड़ दें ताकि वे खुद ही परीक्षा से बाहर हो जाएं। इस पागलपन से तंग आकर ब्रूनेट खुद ही कमरे से बाहर जाने का फैसला करती है और दरवाजा पार कर लेती है। ब्रूनेट को जाता देख डार्क भी हिम्मत हार जाती है। वह रोते हुए समझ जाती है कि वह यहाँ नहीं टिक सकती। अंत में डार्क भी हार मानकर भारी कदमों से कमरे से बाहर निकल जाती है और ब्राउन खुशी से मुस्कुराता है। अब कमरे में ब्राउन ब्लॉन्ड को डराता है कि उसने जिंदगी भर लोगों का सिर्फ फायदा उठाया है। ब्लॉन्ड हिम्मत जुटाकर पलटवार करती है और कहती है कि कम से कम उसने एक इंसान की जान तो बचाई है। अचानक कमरे की बत्तियां बंद हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, लेकिन कुछ ही पलों में लाइट वापस आ जाती है। ब्राउन अपनी जीत का झूठा जश्न मनाते हुए कैमरे की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वह पूरे अहंकार के साथ घोषणा करता है कि वही इस परीक्षा का असली विजेता है और उसे ही चुना जाना चाहिए। ब्राउन कैमरे से कहता है कि वह इस नौकरी के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार है, लेकिन तभी गार्ड उसे घूर कर देखता है। गार्ड का वह खतरनाक लुक देखकर ब्राउन को एहसास होता है कि उसने कोई बहुत भयानक गलती कर दी है। इन्विजिलेटर की आवाज आती है जो बताती है कि कैमरे या गार्ड से बात करना परीक्षा के सख्त नियमों के खिलाफ है। ब्राउन ने यह बुनियादी नियम तोड़ दिया है और यह सुनते ही उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। गार्ड आगे बढ़कर ब्राउन को अयोग्य घोषित करता है और उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है।
अब इस विशाल कमरे में सिर्फ ब्लॉन्ड और जमीन पर पड़ा कमजोर वाइट ही बाकी रह गए हैं। समय तेजी से खत्म हो रहा है। ब्लॉन्ड बेचैनी से कागज को रोशनी में देखती है ताकि उसे कोई सुराग मिल सके। घड़ी की टिक टिक उसके दिल की धड़कन बढ़ा रही है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह सवाल कैसे ढूंढे। अचानक ब्लॉन्ड को परीक्षा के शुरुआत में इन्विजिलेटर द्वारा कहे गए वे रहस्यमयी शब्द याद आते हैं। वह अपनी जगह पर खड़ी होकर पिछले 80 मिनटों की एक एक घटना को अपने दिमाग में तेजी से दोहराने लगती है। ब्लॉन्ड के चेहरे पर अचानक एक चमक आ जाती है। उसे याद आता है कि इन्विजिलेटर ने शुरुआत में पूछा था कि क्या कोई सवाल है। उसे समझ आ जाता है कि असली पहेली कागज पर नहीं बल्कि उसी छोटे से वाक्य में छिपी थी। ब्लॉन्ड अपनी जगह पर शांति से खड़ी होकर पुरानी सारी बातों को याद करती है। वो सोचती है कि कैसे ब्राउन और बाकी सबने सवाल खोजने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, लेकिन जवाब हमेशा से सामने ही था। ब्लॉन्ड को इन्विजिलेटर के सारे शब्द एकदम स्पष्ट रूप से याद आने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही इन्विजिलेटर ने उनसे सवाल पूछ लिया था, जिसे सभी ने अज्ञानता में छोड़ दिया था। घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ती है और समय समाप्ति की ओर इशारा करती हैं। ब्लॉन्ड के चेहरे पर अब कोई डर नहीं है, बल्कि एक अजीब सा सुकून और आत्मविश्वास है, क्योंकि वह जीत का रास्ता जान चुकी है। जैसे ही उल्टी गिनती शून्य पर पहुंचती है, इन्विजिलेटर कमरे में प्रवेश करता है। वह ब्लॉन्ड के सामने खड़ा होता है। ब्लॉन्ड बड़ी ही विनम्रता और आत्मविश्वास के साथ कहती है कि नहीं, उसे कोई सवाल नहीं पूछना है। इन्विजिलेटर मुस्कुराते हुए कहता है कि यही वह सटीक उत्तर था जो वे इतने लंबे समय से सुनना चाहते थे। वह ब्लॉन्ड को बधाई देता है और कहता है कि उसे नौकरी मिल गई है, लेकिन ब्लॉन्ड के मन में अभी भी कई उलझने हैं। ब्लॉन्ड इन्विजिलेटर से पूछती है कि इस कंपनी का असली मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है और वह सामने क्यों नहीं आया। इन्विजिलेटर उसे बताता है कि उनके संस्थापक कोई साधारण व्यवसायी नहीं बल्कि एक महान वैज्ञानिक है। तभी अचानक व्हाइट गहरी सांस लेते हुए जमीन से उठता है, जिससे ब्लॉन्ड पूरी तरह से चौंक जाती है। व्हाइट ही इस पूरी कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जिसने खुद इस परीक्षा में भाग लेकर सभी उम्मीदवारों को परखा था। व्हाइट बताता है कि उसने जो गोली खाई थी वो कोई साधारण दवा नहीं बल्कि कोशिकाओं को तेजी से ठीक करने वाला एक चमत्कार है। यह दवा दुनिया की हर गंभीर बीमारी का इलाज कर सकती है, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वाइट कहता है कि उसे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो स्वार्थी ना हो और दूसरों के प्रति सच्ची दया भावना रखता हो। ब्लॉन्ड ने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद की, जो यह साबित करता है कि वह सबसे योग्य है। वाइट कहता है कि यह पद सिर्फ दिमाग वालों के लिए नहीं बल्कि एक सच्चे दिल वाले इंसान के लिए था और ब्लॉन्ड इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वह ब्लॉन्ड से पूछता है कि क्या वह अभी भी ये नौकरी करना चाहती है। ब्लॉन्ड एक गहरी सांस लेती है और वाइट की तरफ देखकर खुशी से मुस्कुराती है। उसने ये खौफनाक परीक्षा अंततः पार कर ली है। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ इस बड़ी जिम्मेदारी और शानदार नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। परीक्षा समाप्त हो जाती है और कमरे के मुख्य दरवाजे खुल जाते हैं। बाहर की प्राकृतिक रोशनी अंदर आने लगती है। ब्लॉन्ड राहत की सांस लेती है और अपने एक नए और सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है। कमरे के बाहर डार्क खड़ी है। वह मुस्कुराती है और अपनी भाषा में कहती है कि अब वह जाग चुका है, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक है। इसके साथ ही इस रहस्यमयी और खतरनाक परीक्षा का तनाव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और इसी के साथ यह सस्पेंस और थ्रिलर से भरी बेहतरीन फिल्म अपने शानदार अंत तक पहुंच जाती है। दर्शकों के मन में जो भी सवाल और उलझने थीं, वे सब अब एक एक करके पूरी तरह से सुलझ चुकी हैं। फिल्म के अंत में स्क्रीन पर निर्माण से जुड़े लोगों के नाम आने लगते हैं और पीछे एक बहुत ही शांत संगीत बजने लगता है। यह मधुर संगीत इस पूरी खतरनाक परीक्षा के बाद मन को एक अजीब सी शांति का एहसास कराता है। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, हमें अपनी इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए। जो लोग लालच और स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं, उनका अंत हमेशा ब्राउन की तरह ही बुरा होता है। वाइट का यह अनोखा तरीका हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली नेतृत्व सिर्फ तेज दिमाग से नहीं बल्कि एक सच्चे और दयालु दिल से आता है। ब्लॉन्ड ने बिना किसी स्वार्थ के जो करुणा दिखाई, वही उसकी सबसे बड़ी जीत का कारण बनी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह मेहनत और सस्पेंस से भरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द ही ऐसी ही एक और बेहतरीन कहानी लेकर वापस आएंगे। धन्यवाद।